Good morning, good morning, good morning. Very good morning. Very good morning. जय श्री कृष्ण. Good morning, good morning, good morning. Very good morning. राधे राधे. जय श्री राधे. जय श्री राधे. जय श्री कृष्ण. क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया. क्लास लैग हो रही है क्या? आवाज और वीडियो लैग कर रहे हैं क्या? आवाज और वीडियो आगे पीछे हो रहे हैं? हाँ, चेक करके बता दूं कि क्या आवाज और वीडियो में आगे पीछे हो रहे हैं या सब सही है. सब सही है तो आओ शुरू करें. हम पढ़ रहे थे मेन कंसेप्ट दिक् अनुपात. दिक् अनुपात हो रही है, लैग हो रही है. ठीक है, एक बार स्पीड टेस्ट कर लेता हूं मैं. स्पीड प्रॉपर है या नहीं. अच्छा, स्पीड में ही लोचा है आज तो. अब देखना. अब देख लो, अब एक बार चेक कर लो अभी भी है क्या प्रॉब्लम. अभी देखो अब है क्या. अब ठीक है. अब ठीक है. तो आजकल क्या हो रहा है कि एक तो बारिश का मौसम बहुत ज्यादा है. बारिश का जो कहर है वो लगातार है. उसकी वजह से भी इंटरनेट के तार वार टूट जाते हैं. थोड़ा उनसे डिस्टरबेंस आता है. ठीक है, चलो कोई नहीं, आ जाओ. हम बढ़िया. तो आओ, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में दिक् अनुपात तक हम पहुंच गए थे और दिक् अनुपातों को हमने समझ भी लिया था कि एक्चुअली दिक् अनुपात जो है वो दिशा को बताने वाले नंबर है. वो नंबर जो दिशा के लिए अलॉट किए गए हैं, दिशा के नंबर दिक् अनुपात कहलाते हैं.
है ना, मेन बेसिक आइडिया आपको समझना होता है। क्यों आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसे आपकी रुचि क्यों हुई नंबर में कन्वर्ट करने की? रुचि इसलिए हुई कि नंबर ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, ज्यादा इजी होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, और आप उनको जल्दी आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं आज आप मेरे नाम से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। आप जो मेरा नाम है उस नाम को, जैसे आप किसी के बारे में बताओगे उसका नाम अमित है, तो उसे क्या पता लगा? कल्पना करिए, सपोज करिए मैं आपको एक लड़के का नाम बता दूं, उसका नाम ज्ञान प्रकाश है। बताइए उस लड़के के बारे में कोई जानकारी दीजिए मुझे। कुछ नहीं। समझ रहे बातों को? तो ज्ञान प्रकाश से आपको कुछ पता चला? ज्ञान प्रकाश से आपको कुछ पता चला? नहीं। तो क्यों नहीं पता चला? अब ज्ञान प्रकाश नाम है, लेकिन फिर भी आप नहीं बता सकते कि उसने पीएचडी की हुई है या नहीं की हुई है, वो शिक्षित है या नहीं है, उसे लिखना आता है या नहीं आता। नाम बता दिया ना मैंने आपको, नाम बता दिया ज्ञान प्रकाश। क्या आप मुझे ज्ञान प्रकाश का नाम समझ के या सुनकर कुछ भी जानकारी दे सकते हैं? तो जवाब है कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि नाम में कई बार घपला होता है। नाम तो बड़े अच्छे अच्छे रखते हैं घर वाले, लेकिन नाम के साथ वो चीजें अटैच होती है नहीं होती, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और गणित के साथ क्या चीज है? गणित के साथ है बहुत ज्यादा परिशुद्धता, जो है वो गणित के साथ है। गणित के साथ परिशुद्धता आपको मिलती है। किसी की हाइट 5 फुट 8 इंच है, अगर मैं नंबरों में बात कर रहा हूं तो मैं ज्यादा परफेक्टली बात कर पाता हूँ। वही चीज जो मैं बोल रहा हूं अगले वाला वही चीज समझ रहा होता है। तो ये बड़ा सही तरीका है नंबरों के साथ जाने का। तो नंबर धोखा नहीं देते, नंबर बेवकूफ नहीं बनाते, नंबर खिलवाड़ नहीं करते। ज्ञान प्रकाश खिलवाड़ कर सकता है, क्योंकि हो सकता है ज्ञान प्रकाश में ज्ञान का प्रकाश हो भी, नहीं भी हो, है ना, लेकिन नंबरों के साथ ये नहीं होता। तो यही वो बात है। अच्छा, दूसरी बात ये भी रहती है कि जब आप नंबर्स की बात करते हैं तो आप उन्हें आगे बढ़ाना जानते हैं। आप उन्हें आगे बढ़ाना जानते हैं। समझिए बात। मान लीजिए एक वाइफ 30,000 रुपए कमाती है, उसका हस्बैंड 40,000 रुपए कमाता है, दोनों मिलकर कितना कमाते हैं? बोले 70,000 रुपए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही बात मैं बोलूं कि पत्नी भी कमाती है पति भी कमाता है, बताओ दोनों कितना कमाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बना। पत्नी कमाती है प्लस पति कमाता है, उसका कोई। तो नंबर्स की साथ बात एक और है कि आप नंबर्स को आगे पीछे जोड़कर उनको समझ भी सकते हैं। पत्नी 30 कमाती है पति 40 कमाता है, इसका मतलब दोनों के बीच में 10,000 का गैप है। पति 10,000 ज्यादा कमाता है, पत्नी 10,000 कम कमाती है। तो आपको बहुत सारे नंबर से बहुत सारी चीजें पता चलती है। नंबर को आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, जबकि नामों को आप आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। तो एक तो ये दिक्कत है। तो बात समझ में आई? तो नंबर्स में कन्वर्ट, इसीलिए हम गणित के अंदर चीजों को उनके नामों के साथ नहीं देखते, बल्कि उनके अटैच नंबर के साथ देखते हैं, क्योंकि नंबर ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा अप्लीकेबल है, बजाय उनके नामों के। नामों में क्या है, अगर मैं इसका नाम पी की जगह क्यू रख दूं, क्यू की जगह आर रख दूं, तो नामों में तो कितने बदले जा सकते हैं, है ना। लोग बदलते हैं, अखबार में छपवा देते हैं, आज से मेरा नाम एक्स नहीं होगा, मेरा नाम वाई होगा, आज से मुझे वाई नाम से जाना जाएगा। क्या कोऑर्डिनेट ऐसा कर सकते हैं? क्या किसी बिंदु के निर्देशांक ऐसा कर सकते हैं कि आज मेरे कोऑर्डिनेट 2 3 4 है, कल से मेरे कोऑर्डिनेट 4 5 6 माने जाएंगे? पागल है, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वही बड़ी बात है कि मैथ्स जो चीजें हैं, पाई कल अखबार में छपवा दे कि आज मेरा 3.1415 मान अब तक मेरा चलता आ रहा है, अब से मेरा मान ये नहीं रहेगा, मैं तंग आ गया हूं दशमलव वाले मानों से, आज से मेरा मान रहेगा पूरा पूरा 3। कैसा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें परिशुद्धता है, वो रिजिड है, एक तरह से कठोर है। जो लिख दिया वो फिर कभी मिटाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, है ना। तो ये थे हमारे गणित के कुछ गुणगान जो मैं कर रहा था। तो इसीलिए हम वापस आ जाते हैं कि हमने क्या किया कि दिक अनुपात बनाए। दिक अनुपात दिशा को बताने वाले नंबर, जैसे निर्देशांक किसी बिंदु को बताने वाले नंबर है। निर्देशांक जब भी हम लिखते हैं इसका मतलब ये वो बिंदु है जो किसी बिंदु को बताते हैं कि कोई बिंदु कहाँ रखा हुआ है। दिक अनुपात बताते हैं कि उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा बताते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए। एक चीज हम जान रखें, जब हम निर्देशांक लिखेंगे तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, लेकिन जब दिक अनुपात लिखेंगे, क्योंकि दिक अनुपात भी 3 होते हैं, निर्देशांक भी 3 होते हैं, तो हम कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि ये दिक अनुपात है या निर्देशांक है। तो हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब हम निर्देशांक लिखेंगे तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, और जब दिक अनुपात लिखेंगे तो ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, जिससे हम समझ सकें कि ये, जैसे ब्रैकेट यूज कर रहा हूं और एक यही चीज मैं बिना ब्रैकेट के लिख रहा हूं, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि कौन निर्देशांक, क्योंकि नंबर तो नंबर ही होते हैं ना, 232 232, अभी दोनों ही नंबर है, लेकिन मुझे पता कैसे चले कि इसमें से दिशा वाले कौन से हैं और बिंदु की जगह वाले कौन से, स्थान वाले कौन से।
तो ब्रैकेट लगा रहा हूं, इसका मतलब ये निर्देशांक है, बिना ब्रैकेट लिख रहा हूं मतलब ये दिशा है ना। क्लियर है बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। चलो आ जाओ और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। हाँ अब आ जाओ, थोड़ा सा एक चीज और बात कर लेते हैं, एक और नाम और रख लेते हैं इनको, इनको हम नाम और दे देते हैं, क्योंकि इतना x2 - x1 हम ABC नाम दे देते हैं। दिक् अनुपातों को आज से ABC के नाम से जाना जाएगा। पहला दिक् अनुपात A, दूसरा दिक् अनुपात B, तीसरा C। बुक कर लेते हैं ना कई बार, जैसे पाई के लिए प्रतीक चिन्ह बुक किया हुआ है, वैसे इनकी भी बुकिंग करवा देते हैं कि भाई डायरेक्शन रेशियो जो होंगे, जो दिक् अनुपात होंगे, उनको आप A, B और C से यूज करेंगे, ABC यूज करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए ABC आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आप दिक् अनुपात बोल रहे हैं। ठीक है, तो ABC इनके लिए रहेंगे। अच्छा अब आ जाते हैं दिक्कोजय। दिक्कोजय क्या होते हैं? दिक्कोजय दिक् अनुपात, स्पेशल दिक् अनुपात होते हैं, है ना, है ना। दिक्कोजय क्या होते हैं? स्पेशल, विशेष दिक् अनुपात है, विशेष प्रकार के। दिक्कोजय विशेष प्रकार के दिक् अनुपात है, जैसे मुकेश अंबानी है, विशेष प्रकार के भारतीय है ना, है तो भारतीय ही, है तो भारतीय ही। मुकेश अंबानी जो है वो है तो भारतीय ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो भारतीय ही, लेकिन भारतीयों में एक विशेष प्रकार के भारतीय, है ना। मुकेश अंबानी एक विशेष प्रकार के भारतीय है तो भारतीय ही, है तो थोड़ी एक भारतीय से बाहर है, नहीं ना। हाँ वो अब भारत के सबसे अमीर आदमी है, बस विशेष प्रकार के भारतीय, है ना। ऐसे भारतीय जो सारे भारतीयों में सबसे ज्यादा कमाते हैं, तो एक विशेष प्रकार के भारतीय। समकोण त्रिभुज, त्रिभुजों में एक खास प्रकार का त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, होता तो त्रिभुज ही है, होता तो त्रिभुज ही है। तो दिक्कोजय एक खास प्रकार के दिक् अनुपात होते हैं, वह दिक् अनुपात जिनके वर्गों का योग अगर एक हो जाए, अगर दिक् अनुपात इस प्रकार से हो जिनके वर्गों का योग एक हो, तो ऐसे दिक् अनुपातों को दिक्कोजय कहते हैं। एक बात बताओ, अगर मुकेश अंबानी को भारतीय कह दें तो कोई दिक्कत है? अगर उन्हें भारतीय कहा जाए तो कोई दिक्कत है? नहीं। समकोण त्रिभुज को अगर मैं त्रिभुज कह दूं तो कोई बुरा है क्या? समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज ही ना, तो अगर मैं समकोण त्रिभुज को त्रिभुज कह दूं तो क्या दिक्कत है? लेकिन इसमें खास बात है, तो आप समकोण पूरा नाम लिखे तो ज्यादा ठीक लगता है, वो ज्यादा सुंदर लगता है, समकोण त्रिभुज। लेकिन बुरा नहीं मानेगा, अगर आप समकोण त्रिभुज को त्रिभुज कह दो तो उसको बुरा नहीं लगेगा, अगर आप मुकेश अंबानी को भारतीय कह दो तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। अगर आप ये कहो कि भारत के सबसे अमीर भारतीय, ठीक है, सबसे अमीर भारतीय, ठीक है, सबसे अमीर इसलिए वो खास भारतीय है, तो सबसे अमीर भारतीय तो है तो भारतीय ना। अगर कोई सबसे अमीर कहना भूल भी जाए और खाली भारतीय कह दे तो क्या दिक्कत है? क्या उन्हें बुरा लगेगा कि आपने उनको केवल भारतीय कह दिया? तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा अधूरा रहेगा, अगर आप खाली भारतीय बोलेंगे तो थोड़ा अधूरा रहेगा, क्योंकि उनमें एक विशेष गुण है, तो उस विशेष गुण को उसमें ऐड हो जाना चाहिए। हम ऐड करते ही हैं, हम लिखते नहीं है पद्मश्री, पद्म विभूषण, डॉक्टर, इंजीनियर, ये आगे उनकी उपाधि क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनमें है तो वो भारतीय ही है, वो इंसान ही, लेकिन उन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की है, कुछ विशेष चीजें हासिल की है, तो उनके नाम के साथ वो वाला टैग यूज करते हैं, ताकि वो परिपूर्णता, वो पूरी बात जाए कि भाई ये कोई नॉर्मल भारतीय नहीं है, ये भारतीयों में भी एक खास भारतीय। तो दिक्कोजय एक खास प्रकार के दिक् अनुपात है। ऐसे कौन से खास? जिनके वर्गों का योग एक हो। तो अगर आप कोई दिक् अनुपात हो जिनके वर्गों का योग एक आए, तो वो खास दिक् अनुपात, वो खास प्रकार के दिक् अनुपात क्या कहलाते हैं? दिक्कोजय कहलाते हैं। तो समझ गए, दिक्कोजय मुकेश अंबानी है, ठीक है, क्लियर होगी ये बात, है ना। कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वो दिक्कोजय है, वो दिक्कोजय, दिक्कोजय दिक् अनुपात ही होती है, दिक्कोजय दिक् अनुपात ही होती है। एक खास प्रकार के दिक् अनुपात को ही दिक्कोजय कहते हैं। तो अगर आप दिक् अनुपात भी कह देंगे तो कोई बुरा या वनी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को पकड़ लीजिए जल्दी से। कई बार कई लोगों को पता नहीं दिक्कोजयों को बुरा लगता नहीं लगता, कई बार कई बच्चों को बुरा लग जाता है। मैं कई बार दिक् अनुपात बोलता हूँ, किताबें भी दिक् अनुपात ही बोलती है, क्योंकि किताबों को पता है, अरे भारतीय बोलो ना। अब आपको जब पूरा डिटेल से बोलना हो तो आप खास बोल दो, है ना। एक नहीं हो तो दिक् अनुपात तो है ही। अगर मैं भारत का सबसे अमीर आदमी नहीं हूं तो भारतीय तो हूं ही। अगर मुकेश अंबानी की कल संपत्ति कम हो जाती है तो भारतीय तो रहेंगे ही, भारतीय थोड़ी चला जाएगा।
है ना। मान लीजिए आज वो सबसे अमीर भारतीय है, सबसे अमीर भारतीय का टैग लगा हुआ है, वो अगर कल कोई और छीन लेता है, कोई और उनसे ऊपर चला जाता है, तो क्या होगा, भारतीय तो रहेंगे ही, भारतीय थोड़ी चला जाएगा। तो बस अगर वर्गों का ये एक आया तो एक आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दिक अनुपात तो है। एक आएगा तब भी दिक अनुपात है, एक आएगा तब भी दिक अनुपात है, एक नहीं आया तब भी दिक अनुपात है, ठीक है ना। तो भारतीय का कद कोई नहीं छीन सकता, अमीर रहे ना रहे भारतीय तो रहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात। तो दिक्कोजाएं दिक अनुपात का एक खास रूप है। आप नॉर्मली दिक्कोजाओं को एलएमएन से यूज करते हैं, तो कि पता चल जाए, नॉर्मली मिस यूज ही होता है इसका, कहते तो एलएमएन करके है कि भाई दिक्कोजाओं का एलएमएन मानेंगे, लेकिन एलएमएन नहीं मानते। एलएमएन कहते जरूर है लेकिन उस बात पर अडीग नहीं रहते, ज्यादातर वो दिक अनुपातों से चलाते हैं, और दिक अनुपात ही ठीक है। दिक्कोजाएं होंगी तो हम खुद अलग से लिख देंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर एक है, तो वो नाम क्योंकि दिक अनुपात ज्यादा व्यापक है। मैंने कहा ना, अमीर आज उन्हें भारतीय कहोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अमीर जो है वो अनस्टेबल चीज है, हो सकता है आज वो अमीर हो, कल वो ना हो, परसों फिर अमीर बन जाए, नरसों फिर वापस से हो जाए, तो ये तो अप डाउन चलता ही रहेगा। तो इससे अच्छा है भारतीय पे ज्यादा स्टिक रहे, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो वही दिक अनुपातों के साथ है, भैया वर्गों का योग एक आएगा तो ठीक है, दिक्कोजाएं कह देंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। तो दिक अनुपात तो हर केस में ही है ना, एक आया या एक नहीं आया, दिक अनुपात तो कहलाएगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। निर्देशीय अक्ष की दिक्कोजाएं। अब दिक्कोजाएं क्यों हमने एक खास प्रकार की दिक्कोजाएं क्यों बनाई, एक खास प्रकार की दिक्कोजाएं क्यों बनाई, मतलब दिक अनुपात, खास प्रकार के दिक अनुपात जिनको दिक्कोजाएं बने, इसका क्या मतलब है। आओ कुछ मतलब की बात करते हैं, आइडिया की बात करते हैं। 3D डायग्राम बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैं एक बार 2D डायग्राम बनाऊंगा और फिर उसको एक्सटेंड करूंगा 3D में, उसकी कल्पना फिर हम 3D में करेंगे। तो मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, एक और बिंदु है Q जिसके निर्देशांक x2 y2 है, और ये है दोनों को मिलाने वाला एक रेखाखंड, दोनों को मिलाने वाला एक रेखाखंड। अगर मैं इस रेखाखंड के जो बिंदु P के निर्देशांक को देखूं, और ये x1 y1 है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी x1 है और ये दूरी y1 है, और ऐसे ही Q के निर्देशांक x2 y2 है, इसका मतलब ये दूरी x2 है और ये दूरी y2 है, क्योंकि निर्देशांक का मतलब यही होता है, उस बिंदु तक कितना x चले कितना y चले, कितना x चले कितना y चले। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक चीज हमें नजर आएगी कि ये जो दूरी है ये x2 माइनस x1 है, जो कि कुछ और नहीं, इस रेखा का ऊपर एक्स एक्स पे डाला गया प्रक्षेप है। अगर मैं इस रेखा की परछाई डालूं, इस रेखा की मैं परछाई एक्स एक्स पर लूं, ये जो रेखाखंड है पी क्यू, इस रेखाखंड की अगर मैं एक्स एक्स पर परछाई लूं तो x2 माइनस x1 होगा, नहीं होगा। परछाई को प्रक्षेप कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। तो पी क्यू का एक्स एक्स पर प्रक्षेप, वो हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। अगर मैं इसका वाई एक्स पे प्रक्षेप लूं, तो वाई पे परछाई लूं, तो मुझे लाइट यहां से डालनी होगी, लाइट यहां से आएगी। जब लाइट यहां से आएगी तो ये जो रेखा है जितना प्रकाश को रोकेगी उतनी इसकी परछाई बनेगी, ये इसकी परछाई होगी, जो कि y2 माइनस y1 होगी। तो ये इसकी परछाई होगी yx के ऊपर, y2 माइनस y1। तो pq का yx पर प्रक्षेप y2 माइनस y1, ये प्रक्षेप हो गया y2 माइनस y1। तो एक्चुअल में आप जब दो निर्देशांकों को घटाते हैं, तो घटाने के बाद में आप x के निर्देशांक घटा रहे हैं, तो आपको x x पे उनका प्रक्षेप निकल रहा है, वो जो चीज आप निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में प्रक्षेप है। जब आप दो निर्देशांकों को घटाते हैं, जब आप घटाते हैं तो आपका प्रक्षेप बन रहा होता है, एक्स एक्स पर प्रक्षेप। जब आप y के निर्देशांक घटाते हैं तो उन दो बिंदुओं का जो रेखाखंड है उसका y एक्स पर प्रक्षेप आ रहा होता है। ऐसे ही जब आप जेड के निर्देशांक को घटा रहे हैं तो इस रेखा का जेड एक्स के ऊपर प्रक्षेप आ रहा है। तो इस तरीके से
ये जो तीनों निर्देशांक को घटाने से क्या हुआ, आपको प्रक्षेप मिला। इनकी परछाइयां मिली है एक्स एक्स के ऊपर, वाई एक्स के ऊपर और जेड एक्स के ऊपर। ये परछाइयां होती है। जब आप कोई भी जो दो बिंदु ले रहे हैं, उन दो बिंदुओं के एक्स निर्देशांक को घटा रहे हैं, तो उन दो बिंदुओं की जो परछाई है, उन दो बिंदुओं का जो रेखाखंड है, उस रेखाखंड की परछाई मिल रही है आपको। एक्स एक्स के ऊपर कितनी लंबी है, इसकी परछाई वाई एक्स पर कितनी लंबी है, और इसकी परछाई जेड एक्स पर कितनी लंबी है। तो तीनों के ऊपर आपको परछाइयां मिलती है, प्रक्षेप मिलते हैं। बात समझ में आई कि ये क्या चीज है? ये प्रक्षेप है, ये परछाइयां है। एक्स एक्स के ऊपर परछाई, वाई एक्स के ऊपर परछाई और जेड एक्स पर परछाई। तो इसका मतलब प्रक्षेप ही दिक् अनुपात है। प्रक्षेप ही दिक् अनुपात है। जवाब है बिल्कुल हाँ, प्रक्षेप ही दिक् अनुपात है। क्या दिक् अनुपात प्रक्षेप है? ना, नहीं, दिक् अनुपात प्रक्षेप नहीं है। ये कैसे हो सकता है? प्रक्षेप दिक् अनुपात है। जवाब है हाँ, प्रक्षेप दिक् अनुपात होते हैं, लेकिन दिक् अनुपात प्रक्षेप होते हैं? सॉरी, नहीं, हमेशा नहीं। प्रक्षेप दिक् अनुपात है। कोई बता सकता है कारण क्यों नहीं है? प्रक्षेप दिक् अनुपात होते हैं, लेकिन दिक् अनुपात प्रक्षेप जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? दिक् अनुपात क्या होते हैं? यही तो होते हैं ना, दिक् अनुपात यही तो होते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z2। तो क्यों नहीं प्रक्षेप और दिक् अनुपात एक जैसे, दोनों सेम क्यों? हर प्रक्षेप दिक् अनुपात होता है, लेकिन हर दिक् अनुपात प्रक्षेप क्यों नहीं होता? हर प्रक्षेप दिक् अनुपात होता है, लेकिन हर दिक् अनुपात प्रक्षेप क्यों नहीं होता? यहां समझने वाली बात है कि दिक् अनुपात जो होते हैं वो सरलतम रूप होते हैं। एक बार आपने घटा के निकालिए, फिर आप कट 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 करके कर लेते हो, फिर वो कट जाते हैं, वो कट के सरल हो जाते हैं, वो अनुपातिक आ जाते हैं, वो कट जाते हैं। फिर प्रक्षेप है तो वो दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात है। वो अनुपात को आप कैसे भी लिखो वो तो चल जाते हैं, लेकिन अनुपातों को काट लेंगे तो लंबाइयां बदल जाएगी ना, लंबाइयां बदल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसी केस को ले लेते हैं। मान लीजिए कोई रेखा है, इसके 2, 4, 6 ये प्रक्षेप आ गए, ये प्रक्षेप आ गए, ये दिक् अनुपात भी हो गए। इनको अनुपात में लिख लो, 2, 4, 6, ये लो, ये आपके दिक् अनुपात बन गए, बन गए। अब इसी को उल्टा चलाते हैं, देखो दिक् अनुपात बन गए, अनुपात में आप सॉल्व कर सकते हैं, अनुपात में आप छोटा कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 ये आ गया, 1:2:3। अब क्या ये प्रक्षेप है? नहीं। क्या 1, 2, 3 प्रक्षेप है? नहीं, क्योंकि वो एक बार आपने जब दिक् अनुपात बना लेते हैं तो अनुपातिक रूप में आ जाते हैं, और अनुपात में सरलतम रूप आता है, जो सरलतम रूप आता है वो आ जाता है। इस वजह से वो वापस वो लंबाइयां नहीं रहती, क्योंकि वो कट गई है, कट के वो छोटी बड़ी हो गई है, वो छोटी बड़ी हो जाती है। इसलिए दिक् अनुपात वापस से प्रक्षेप रहे इसकी गारंटी नहीं है ना। अनुपात में बदल लेते हैं तो वो चीजें चली जाती है। दो आदमियों की सैलरी एक अनुपात है, लेकिन हर अनुपात सैलरी नहीं होता। सैलरीज, दो व्यक्तियों की सैलरीज एक अनुपात बनाती है, लेकिन हर अनुपात सैलरीज नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, एक मान लीजिए प्रतिदिन के 1400 कमा रहा है, एक आदमी 1600 कमा रहा है, तो इन दोनों की सैलरी एक अनुपात है, बिल्कुल है। 1600 अनुपात 1400 अनुपात 1600 काटा 7:8। क्या अब ये सैलरी भी है? क्या दोनों 7-8 रुपए कमाते हैं? नहीं। दो व्यक्तियों की सैलरी एक अनुपात बनाते हैं, लेकिन हर अनुपात एक सैलरी नहीं होता। क्या 7 या 8 रुपए कमाते हैं? नहीं, वो अनुपातों में बदल गए। यही परेशानी हो जाती है। तो हर प्रक्षेप जो होता है वो दिक् अनुपात बन सकता है, लेकिन दिक् अनुपात प्रक्षेप नहीं बन सकता। ठीक है, चलो। तो प्रक्षेप दिक् अनुपात है, इसलिए हम प्रक्षेप निकालते हैं, वो दिक् अनुपात बन जाते हैं, लेकिन दिक् अनुपात से वापस प्रक्षेप नहीं ले सकते। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला मामला, यहाँ पे एक चीज और देखें, ये जो प्रक्षेप है, तीनों प्रक्षेप है, अगर मैं तीनों का वर्ग करके जोड़ दूं, तीनों प्रक्षेपों का अगर मैं वर्ग करके जोड़ दूं, एक्स एक्स पे प्रक्षेप प्लस वाई एक्स पे प्रक्षेप प्लस जेड एक्स पे प्रक्षेप, इन तीनों प्रक्षेप को मैं लेके इन तीनों का वर्ग करके जोड़ दूं, तो ये आप देखोगे ये बन गई पी क्यू की लंबाई, ये पी क्यू की लंबाई बन गई, बन गई पी क्यू की लंबाई, ये पी क्यू की लंबाई बन गई। सही है, क्लियर है इस बात में? हाँ ठीक है, अब आगे करते हैं। ये जो लंबाई है, अभी जैसे मैं बता चुका कि प्रक्षेप दिक् अनुपात होते हैं, प्रक्षेप दिक् अनुपात होते हैं, ये दिक् अनुपात है। इन सारे दिक् अनुपातों में अगर मैं पी क्यू का भाग दे दूं तो भी ये दिक् अनुपात रहेंगे, क्योंकि अनुपात है।
अनुपात को किसी से गुणा करने या किसी के भाग देने के बाद भी वो अनुपात ही रहते हैं। एक बार अनुपात बन गए तो बन गए, फिर उन्हें किसी से गुणा करने या किसी से भाग देने पे उनमें अनुपातों में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अनुपात अनुपात है। जैसे 1 2 3 है, अगर उनमें मैं 2 का भाग दे दूं, 1/2, 2/2, 3/2 कर दूं तो भी वो अनुपात वही रहेगा। अनुपात एक बार आ गया तो वो कांस्टेंट हो जाता है। नंबर बदल सकते हैं, अनुपात नहीं बदल सकता, ये कल ही बताया था मैंने। नंबर्स बदल सकते हैं परंतु अनुपात नहीं बदला जा सकता। तो ये अनुपात है। अगर मैं PQ का भाग दे दूं, x2 माइनस x1 में PQ का भाग दे दिया, y2 माइनस y1 में PQ का भाग दे दिया, और z2 माइनस z1 में PQ का भाग दे दिया, और अभी भी ये दिक् अनुपात है, अभी भी ये दिक् अनुपात है। बोला हाँ बिल्कुल है, क्योंकि दिक् अनुपातों को किसी से गुणा करने या किसी का भाग देने के बाद भी वो दिक् अनुपात ही रहते हैं, ये दिक् अनुपात है। अब ये खास प्रकार के दिक् अनुपात बन गए, है तो दिक् अनुपात ही। अगर मैं इनका वर्ग करके जोड़ूं, अगर अब मैं इनको वर्ग करके जोड़ूं, लघुत्तम PQ स्क्वायर आ जाएगा, और लघुत्तम PQ स्क्वायर लघुत्तम लेके अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, पहले वर्ग करूं और फिर जोड़ रहा हूं, अगर मैं इन तीनों संख्याओं का पहले वर्ग कर दूं फिर जोड़ दूं तो मेरे पास ये आएगा। और याद रखिए ये चीज तो इसके बराबर है, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर 1 आ जाएगा, ये बराबर 1 आ गया। तो और जब कोई दिक् अनुपात के वर्गों का योग 1 आ जाता है तो वो बन जाता है दिक्कोजय, तो ये दिक्कोजय बन गई। तो इसका मतलब होता है प्रक्षेपों के अंदर अगर उस रेखाखंड की लंबाई का भाग दे दिया जाए तो आपको दिक्कोजय प्राप्त हो जाती है, वो भी एक प्रकार की दिक्कोजय है। सही है, ये भी एक प्रकार की दिक्कोजय हो गई कि आप किसी दो बिंदु, किसी रेखा पे स्थित दो बिंदु के प्रक्षेप निकाल लें, और प्रक्षेप निकाल के वो जो रेखाखंड दो बिंदु जो आपने लिए हैं उस रेखाखंड की जो लंबाई है, उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है, उस लेंथ से तीनों प्रक्षेपों को डिवाइड कर दें, तो इससे आपको दिक् अनुपात जो है वो बन जाएंगे दिक्कोजय। तो ये आपको दिक्कोजय प्राप्त हो जाएंगे, ये दिक्कोजय बन गई। अब इसका और भी सेंस है, कमाल की बात है, सेंस पे सेंस निकलते जाएंगे। देखो ये और भी ज्यादा सेंसफुल है, और ज्यादा सेंसफुल कैसे? अगर मैं इसमें एक त्रिभुज का निर्माण करूं ऐसे, और मैं मानूं कि ये रेखाखंड एक्स एक्स के साथ अल्फा कोण बनाता है, एक्स एक्स के साथ अगर ये रेखाखंड अल्फा कोण बनाता है तो ये मेरा x2 माइनस x1 हो गया, है ना, और ये लेंथ मेरी PQ हो ही गई। तो x2 माइनस x1 मेरे लिए आधार होगा इस त्रिभुज का, और PQ जो होगा कर्ण होगा, तो ये आधार बटा कर्ण बन गया, और आधार बटा कर्ण तो कॉस होता है, और ये अगर बनने वाला कोण अल्फा है तो ये कॉस अल्फा बन गया। ऐसे ही अगर इसे देखो, अगर मैं त्रिभुज यहां बनाऊं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके त्रिभुज बनाऊं, और ये वाला कोण लूं, मान लो ये वाला कोण बीटा है, और त्रिभुज ये वाला लूं मैं, वो वाला त्रिभुज ना लेके इस बार ये वाला त्रिभुज लूं, तो कोण यहां बन रहा है तो आधार ये हो गया, तो आधार बट्टा कर्ण, ये भी कॉस बन गया लेकिन कॉस बीटा बन गया, ये कॉस बीटा। और इसी प्रकार जेड पे भी यही चीज रिपीट करूं तो ये कॉस गामा बन गया। तो अब इनका नाम दिक्कोजय क्यों पड़ा? दिक्कोजयों को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। ये कोसाइंस है, कोसाइंस मतलब कोस है, ये कॉस है। यूं ही नहीं कि हमने यूं ही नंबर अपनी इच्छा से बना लिए कि भैया आज से दिशा को, इन नंबरों को दिशा बोलेंगे, नहीं, बहुत सोच समझ के हमने दिक् अनुपातों को दिशा के नंबर का है। लॉजिक है, गणित है, गणित बिना लॉजिक के थोड़ी चलती होगी। यूं ही नहीं कि हमें पसंद आया और हमने कहा आज से, है ना, अमेंद्र बाहुबली आज से तुम्हारे राजा ये होंगे, यूं नहीं चलता ना मैथ्स में। आपने अगर इनको कहा है कि मैंने दिक् अनुपातों को दिशा के नंबर कहे हैं तो लोग क्वेश्चन भी पूछेंगे, गणित है, यहाँ कोई राजा महाराजा थोड़ी है कि भाई कह दिया मेरा वचन ही मेरा शासक है, वो तो नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे तो तथ्य चलते हैं कि भैया आपने कहा, है ना, सवाल तो उठा होगा आपके दिमाग में, उठाया तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे सवाल उठा होगा कि भाई इन नंबरों को दिक् अनुपात, इन जो घटाने के बाद में जो नंबर आते हैं इन अनुपातों को दिशा के नंबर क्यों कह दिए, इनको कैसे कह दिया कि यही दिशा है, आज से यही आपके राजा होंगे, ऐसे कैसे कह दिया? तो कारण है कि हमने यूं ही नहीं कहा, एक्चुअल में इनका दिशा के साथ संबंध है। कैसे है वो ये रहा। हर प्रक्षेप जो होते हैं वो दिक् अनुपात होते हैं। प्रक्षेपों में अगर लंबाई का भाग दे दे तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यानी उस रेखा का एक्स एक्स से बनने वाला कोण
वाई एक्स से बनने वाला कोण और जेड एक्स से बनने वाला कोण देते हैं, और कोण ही तो दिशा होती है। दिशा क्या होती है? कोण को ही तो दिशा कहते हैं, है ना। 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री कोण मतलब 30 डिग्री की दिशा। तो दिशा और कोण कोई अलग अलग है ना। जिसे हिंदी में दिशा कहते हैं, गणित में उसको कोण कहते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जिसे हिंदी भाषा में एक सामान्य आदमी जिसको दिशा बोलता है, गणितीय आदमी कोण बोलता है। तो कोण दिशा, तो यहाँ पे कोण आ गए, कोण आ गए मतलब दिशा है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोई चीज हमने यूं ही नहीं फेंक दी, है ना, पासे नहीं फेंके कि भैया आज से यही दिक अनुपात माने जाएंगे, नहीं। ये दिशा के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इन्हीं को ही दिशा के नंबर माने गए। ये बात समझ में आ गई? क्या कहते हो, समझ में आई नहीं आई है कि इसलिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर होता है 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर होता है 1। बड़ी चीज, एक सबसे शानदार चीज होती है विज्ञान। विज्ञान ने तरक्की क्यों है? अगर आप देखें तो बाकी सब लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे। ऐसा नहीं था कि विज्ञान ही एकमात्र तरीका था डेवलप होने का, है ना। ये लोग कई बार, हमें ऐसा लगता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद विज्ञान ना होता तो कोई और तरीका नहीं पनपता। और तरीके पनपते, लेकिन और तरीके डेवलप होते, समय के साथ अपने आप को बदलते, उससे पहले उन लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। हमारे पास बहुत सारे माध्यम थे। इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसके पास हजारों तरीके हैं आगे बढ़ने के, हजारों माध्यम है। जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं सीए बन सकता हूँ, मैं पेंटर बन सकता हूँ। और भी तो रास्ते हैं, एक ही रास्ता थोड़ी आगे बढ़ने का। तो साइंस एकमात्र, अब हमने ये साबित कर दिया कि साइंस ही एकमात्र तरीका है आगे बढ़ने का। क्यों? क्योंकि साइंस ने वो बेवकूफियां नहीं की जो बाकी चीजों ने की। साइंस ने दरवाजे खुले रखे, साइंस ने दरवाजे खुले रखे, सवाल खुले रखे, और सवालों को उत्तरों से ज्यादा महत्व दिया। सवालों को ज्यादा महत्व दिया। अगर आप अपोजिट एंड पे देखें, वहां पे उत्तरों का महत्व है, सवालों का महत्व नहीं है। कहीं भी देखिए, किसी भी विचारधारा में देखिए, वहां पे सवाल से ज्यादा उत्तर मायने रखते हैं। इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये। किसी भी मैनिफेस्टो को देख लीजिए, किसी भी विचारधारा को देख लीजिए, चाहे वो मार्क्स की हो, चाहे कैपिटलिज्म की हो, चाहे कम्युनिज्म की हो, चाहे सोशलिज्म की हो, और चाहे कोई रिलीजन बिलीफ हो, हर में क्या है, उत्तर पहले से ही सेट है। उत्तर पहले से ही सेट है। आप अपना पर्सन चेंज कर लो, या आपके पर्सन को उन उत्तरों में सेट कर दिया जाता है। आपके पर्सनों को उन उत्तरों के बीच में सेट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये है। देखिए साइंस में ये नहीं है। साइंस में हमने उल्टा ये विपरीत एंड पकड़ा, बोला ना, उत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण है सवाल। और सवाल को खुला रख लेंगे हम। सवाल को हम, हमारी जो इग्नोरेंस है, जो मूर्खता है, उसको पॉलिश नहीं करेंगे, मतलब छुपाएंगे नहीं। आज आप देखिए कि टीवी पे डिबेट्स होती है, तो उनमें क्या होता है, लोग उत्तर कैसे भी तोड़ फोड़ के उत्तर दे देते हैं, कैसे भी, चाहे सही हो चाहे गलत हो चाहे कुछ भी हो, कैसे भी चीजों को तोड़ मरोड़ के उनको उत्तर देना होता है ना। तथ्यों को तोड़ के कहीं से भी कुछ भी निकाला था। आपको भी लगता है यार कुछ भी, कुछ भी, मतलब थोड़ा तो यार लॉजिक रखो। सुनते ना कई बार वो छोटे छोटे क्लिप्स भी आते हैं और भी आते हैं, आपको लगता है यार हद तेरी, कुछ जरूरी हो कि उत्तर दे दूं? नहीं दे तो 5-7 दिन रुक कर दे देते उत्तर, आज ही देना जरूरी हो गया, आज ही खिंडाना जरूरी हो गया, लागे को नहीं। कई बार जो आते हैं छोटे छोटे आते हैं, तो आपको लगता है कि यार आज ही उत्तर देना जरूरी था क्या? 2-4 दिन रुक कर उत्तर दे दे तो बावड़ा, इतनी के जल्दी इसी क्यों खिंडाई? लगता नहीं लगता? लगता है ना। तो साइंस में हमने ये चीज बहुत अच्छी की है। हमने कहा नहीं, हम सब मूर्ख हैं, विज्ञान में कोई ज्ञानी नहीं है, सब मूर्ख है। अगर आप नोबेल प्राइज वाले से भी पूछोगे तो वो भी यही कहेगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सीखने लाग रहा हूँ, खुद लाइन में लाग रहा हूँ। तो ये जो चीज साइंस ने पैदा की है वो ये है कि हमारी मूर्खता भी, हमारी बेइज्जती नहीं है यहाँ पे। अगर मुझे कोई सवाल नहीं आता तो मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं पीछे पड़ूंगा, मैं कल बता दूंगा, 2 दिन बाद बता दूंगा, 4 दिन बाद बता दूंगा। तो यहाँ पे मूर्खता पे हंसी नहीं आती, यहाँ सम्मान होता है। कोई बात नहीं, इसने गलत उत्तर नहीं चुना, इसने वो चुना जो सही था। बोला ठीक है, 2 दिन बाद देख के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, विचार करके बताऊंगा, लेकिन वो लाऊंगा जो सही होगा, है ना। और उनको सब पता होता है। बेअत्ता ज्ञानी हुआ कि मैंने सब पता, मैंने किसी सवाल पूछ लेते, थाने अपने भी ठापड़ जैसी, है ना, थे बाने क्यों ही पूछ लो।
वे प्रश्नोत्तरी करे, कदे कोई के करे, कदे कोई के करे। हम के कमाल की बात होता है, थे भट्ट है जार, कुछ भी पूछ लो, ब्रह्मांड कहाँ से आया, मैं तुरंत जवाब देते। यार रुक जाओ यार, रुक जाओ गुरुजी, शांत हो जाओ, शांत गुरुजी। समझ रहे हो आप लोग उनका, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या उनके पास इतने उत्तर है? नहीं, वो फैब्रिकेट कर रहे हैं, उनकी मशीन लगी पड़ी है, वो उत्तर बनाए जा रहे हैं, घट 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 घट। आप वहां कुछ भी पूछो, ब्रह्मांड कहां से आया, तुरंत कहेंगे ठक 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 ठक, इससे ब्रह्मांड आया। गुरुजी कोविड कहां से आया, इससे आया। गुरुजी कोविड का इलाज इसमें है। आप मेरा लड़का खराब हो गया, क्यों हुआ, इस वजह से हुआ। अरे भाई इतना उत्तर, लगता नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा उत्तर है उनके पास। और साइंस के बंदा हमेशा यही फील करता है, मुझे कुछ को नहीं आवे, मने क्यों ही को नहीं आवे, मने क्यों ही को नहीं आवे। अब पल्ला जे विज्ञान और गणित और आदमी पे सारा दिन यही रोता रहे कि माने क्यों ही को नहीं आवे, माने क्यों ही को नहीं आवे, करता रहे। मन आप कत्ता दिन क्लास ले लिया, फिर भी जी मा ही रहे कि मने क्यों ही को नहीं आवे, पहली फेल होशू तो मैं ही होशू। आपने तो यहाँ की कहानी चल रही और भट्ठे कॉन्फिडेंस देखो, क्यों हो रही चल रहे, बटा क्यों ही पूछ लियो वन थे, भट्ठा थे क्यों ही पूछ लियो, तो सगला का उत्तर है वहां का यार, वो की है। जैसे साइंस का एग्जांपल लो, साइंस में एक जैसे पेरेंटिंग होता है ना, पेरेंटिंग होता है, तो एक स्पेशलाइजेशन है विज्ञान का, पेरेंटिंग, जिसमें ये पता किया जाता है कि एक माँ बाप को अपने बच्चे को किस तरीके से वो बढ़िया तरीके से पाल सकता है। तो उसमें रिसर्च होती रहती है। जैसे पेरेंटिंग, पेरेंटिंग का मतलब होता है माता पिता, जो माता पिता कैसे अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, हिंदी में पेरेंटिंग या परवरिश शब्द ज्यादा ठीक रहेगा, परवरिश कैसे करते हैं, उसके लिए लगातार साइंस के अंदर एक ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करते हैं कि बेस्ट वे क्या है बच्चों को परवरिश करने का, पेरेंटिंग का सही तरीका क्या है। उसमें लगातार रिसर्च चलती रहती है, लगातार। भाई ये कई बार चीजें दिखती है कि ये चीजें ऐसे करनी चाहिए, तो आपका बच्चा ओवरऑल, हमने ये ग्रोथ देखी 10 साल बाद में, हमने जब स्टडी की तो ये ग्रोथ देखी। वो लगातार वो बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया तरीका ढूंढता रहता है, और वो लगातार रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, और शायद मेरे ख्याल से 100-150 साल से ऊपर हो चुके हैं उसके अंदर रिसर्चिंग होते होते, लगातार चल रही है, चलती भी रहेगी, क्योंकि बेस्ट तरीका कभी नहीं आएगा। बेहतर तरीका आ सकता है, बेस्ट कभी नहीं आएगा। पिछले वाले जैसे आईफोन है, आईफोन कभी बेस्ट आ सकता है नहीं, हमेशा बेहतर आ सकता है, बेस्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया बनी नहीं है बेस्ट के लिए, दुनिया बेहतर के लिए बनी है। लेकिन अब आप देखिए साइंस में इतने लोग लगे पड़े हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो रिसर्च करते हैं, तथ्यात्मक चीजें लेके आते हैं। लेकिन क्या लगता है, आप किसी से पूछिए कि मेरे बच्चे ने किया पढ़ू, और वो त्यान 10 एक लाइना को लेख बता दे सी, ऐसे ऐसे करो। उनका पता, उनका कोई सिर पैर नहीं है, उनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है। अगर आप मान लीजिए उनकी बातों को मान लेते हैं, मान लीजिए आपने उनकी बातों को मान लिया, उनकी बातों को मानने के बाद अगर आपका बच्चा सही निकल गया तो वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, गुरुजी की जय, गुरुजी की जय। अगर बच्चा खराब निकल गया तो गुरुजी कहेंगे तुमने ढंग से नहीं समझा जो मैंने समझाया था, तुमने गलती की समझने में। एक्चुअली मैंने जब वहां पे कै बोला था, उस कै का मतलब ये था। हल, गुरुजी तो बदल गया, गुरुजी ने बदलना में के देर लागी, गुरुजी 2 मिनट में कहानी बदल दी, क्योंकि तथ्य तो था ही नहीं, गुरुजी बदल गए। तो ये कहानी, इसलिए इन लोगों पे जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ओपिनियंस देते हैं, वो सिर्फ ओपिनियन होती है, वो फैक्ट्स नहीं होते। और इन ओपिनियंस के चक्कर में अगर आपने जिंदगी को फॉलो करना शुरू कर दिया तो शायद हो सकता है खड्डे में जाके गिरोगे, और उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी ओपिनियंस है, और वो चेंज कर लेंगे, कल कल उसको बदल देंगे, और हमारा काम खराब हो जाएगा। चलो, हाँ बा गुरु जी के भी रहने उत्तर देणु जरूरी है, वरना लोग के सोचे गुरु जी यार उत्तर ही को नहीं आवे, जना गुरु जी के लिए शाम को तो गुरु जी क्यों ही करो चाहे, गुरु जी मतलब खाडो खोद ले आओ बी टाइम ही, हाथों हाथ ही उत्तर तैयार करके, बट्ठी बट्ठी मशीन लगाई है, हाथों हाथ उत्तर तैयार करो और चिपका दे। एक रेखा के दिक्को जाऊं के मध्य संबंध, तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहले होते हैं दिक् अनुपात, है ना, होते तो दिक् अनुपात ही है, और दिक् अनुपातों में खास प्रकार के दिक् अनुपात, किसी भी दिक् अनुपातों को आप दिक्कोजा बना सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको क्या करना है, ऐसा बनाना है कि इनके वर्गों का योग एक आ जाए, है ना। और दिक् अनुपात अनुपात है, अनुपातों में आप किसी से गुणा कर सकते हैं, किसी का भाग दे सकते हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये दिक् अनुपात रहेंगे। तो इसमें मैंने इन तीनों में मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भाग दे दिया, अभी भी दिक् अनुपात रहेंगे, क्योंकि है तो दिक् अनुपात ही ना। और दिक् अनुपात को किसी से गुणा करने
या किसी का भाग देने से उनमें कोई बदलाव नहीं आता। दिक् अनुपात ही रहते हैं। लेकिन अब ये दिक् अनुपात थोड़े खास हो गए। ये खास इसलिए हो गए हैं कि अब इनके वर्गों का योग, याद रखिए अभी भी दिक् अनुपात थे, यहां भी ये दिक् अनुपात थे, यहां भी ये दिक् अनुपात थे, यहां भी ये दिक् अनुपात है, पहले भी दिक् अनुपात थे, अभी भी दिक् अनुपात है, लेकिन अब थोड़े से खास हो गए। खास इसलिए हो गए कि अब मैं अगर इनके इसको L बोल दूं, इसको M बोल दूं, इसको N बोल दूं और अब इनका मैं वर्ग करके जोड़ूं तो वो 1 हो चुका है। तो इसका मतलब आप जब चाहे दिक् अनुपातों को दिक्कोजाओं में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वर्गों का योग 1 ही तो लाना है। फिर दिक् अनुपातों को इस तरीके से मॉडिफाई करना है। लाइट गई लगता है। आगे वापस। ठीक है, फाइनली हम आ गए। हाँ ठीक है। हाँ वो बीच में पता नहीं क्या हुआ, फिर ब्लर हो गया था, पूरा ही उड़ गया था। तो वापस आते हैं, हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब ये दिक् अनुपात दिक्कोजाएं बन गई है। ठीक है, तो ये संबंध होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवालों पे आते हैं थोड़ा सा। किसी रेखा के दिक् अनुपात, तो किसी रेखा के दिक् अनुपात बता चुका। उस रेखा पर कोई भी दो बिंदु ले लो, कोई भी दो बिंदु। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये अनुपात है। अनुपात कभी नहीं बदलता, एक रेखा का अनुपात कभी नहीं बदलता, एक रेखा का अनुपात कभी भी नहीं बदलता, है ना। क्यों नहीं बदलता उसके बारे में आप छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं कि अनुपात क्यों नहीं बदलता। इसलिए नहीं बदलता कि अगर मान लो ये है, अगर मैं ये 2 पॉइंट लेता हूं, ध्यान से देखना एक बार, बात पते की देखना, ये है P, ये है Q। अगर ये रेखा है तो अगर मैं इन दो बिंदुओं को लेता हूं तो कोण यही तो आएगा, ये कोण आएगा। अगर मैंने ये बिंदु ना लेकर कोई और दो बिंदु ले लिए होते, मान लीजिए ये ले लिया होता और ये ले लिया होता, अब क्या होता, अब भी यही होता, है ना। क्यों? क्योंकि रेखाएं समानांतर होती, क्योंकि ये क्षैतिज है, ये समांतर होते, ये दोनों समांतर होते, तो ये बनने वाला कोण भी एक होता। दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो कोण सेम रहते हैं, तो ये कोण सेम रहता, कोण सेम रहता मतलब दिक् अनुपात सेम रहता। इसलिए आप कौन से दो बिंदु ले रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा फिक्स बने ही रहते हैं, वो फिक्स बने रहते हैं। और आपको पता दिक् अनुपातों की एक बड़ी महिमा है। साइन थीटा कॉस थीटा में, त्रिकोणमिति में आप क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में आप लंब आधार कर्ण को अलग अलग नहीं पढ़ते, आप अनुपात बनाते हैं। क्योंकि अनुपातों में एक बड़ी जबरदस्त चीज है, वो है फिक्सेशन, वो फिक्स हो जाते हैं, अनुपात फिक्स हो जाते हैं। अनुपात फिर एक बार अपनी वैल्यू ग्रहण कर लेते हैं तो फिर आप उन्हें 2 से गुणा करो, 4 से गुणा करो, 2 का भाग दो, वो अपनी वैल्यू नहीं खोते, अपना अर्थ नहीं खोते। एक बार अनुपात बना लिया तो लाइफ झिंगा लाला। तो याद करें, अगर हम त्रिकोणमिति को देखें तो त्रिकोणमिति में भी आपको एक चीज बड़ी कमाल की नजर आएगी कि त्रिकोणमिति में लंब आधार कर्ण अलग अलग, इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। जबकि जब दो चीजें आती है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, ये जब दो दो चीजों का अनुपात लेते हैं, हम अनुपात पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, जबकि लंब कर्ण आधार है ना हमारे पास है। हम अनुपातों पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक बार अनुपात बन गया तो लाइफ झिंगा लाला। लंब बदल जाएगा, कर्ण बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा, लेकिन अनुपात कभी नहीं बदलेगा, अनुपात कभी नहीं बदलेगा। आ जाओ समझाता हूं, देखो एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण थीटा है,
अभी इसका लंब x है, आधार y है, लंब x है, आधार y है। ये त्रिभुज जैसे ही बड़ा होगा इसका आधार भी बड़ा हो जाएगा, इसका कर्ण भी बड़ा हो जाएगा, है ना। सारी चीजें आपकी बदल गई। अब देखो बदल गई, x डैश, इसको x डैश नाम दे देता हूं, आधार को y डैश नाम दे देता हूं, हो गया। लेकिन पता है अभी भी क्या नहीं बदला, अभी भी पता क्या नहीं बदला, लंब बदल चुका, आधार बदल चुका, कर्ण बदल चुका, लंब बदल चुका, आधार बदल चुका, कर्ण बदल चुका। लेकिन पता क्या नहीं बदला, वह अनुपात नहीं बदला। x बटा वाई अभी भी उतना ही है, x डैश बटा वाई डैश, वो नहीं बदला, वो अभी भी वही बना पड़ा है। लंबाइयां बदल गई है, इंडिविजुअल लंबाइयां बदल गई है। लंब वो नहीं रहा जो पहले वाला है, आधार वो नहीं रहा जो पहले वाला है, कर्ण वो नहीं रहा जो पहले वाला है। सब बड़े या छोटे हो जाएंगे। अगर मैं त्रिभुज को छोटा कर दूं तो ये छोटे या बड़े हो जाएंगे। अगर मैंने त्रिभुज मान लीजिए छोटे वाला ले लिया, एक्स डबल डैश, सॉरी ये मैंने उल्टा ले लिया ना, कोई ना, चलने दो, नाम में क्या रखा है ये लो। अभी भी देखो, अभी भी आपका त्रिभुज को छोटा करने के बाद भी अब लंब और आधार कर्ण छोटे हो गए हैं, लेकिन अनुपात अभी भी वही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे त्रिभुज की एक प्रमेय कहती है, त्रिभुज की एक प्रमेय कहती है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान रहता है। त्रिभुज छोटे बड़े हो सकते हैं, अगर समरूप है, और समरूप है, छोटे वाला त्रिभुज, व्हाइट वाला, येलो वाला या ग्रीन वाला और येलो वाला तीनों समरूप है, समरूप है तो भुजाओं का अनुपात नहीं बदलेगा। भुजाएं बदल जाएंगी, अनुपात नहीं बदलेगा। बात पकड़ो, सार पकड़ो यार। मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज है कि क्यों हम रेशियो रेशियो अता दिन से रेशियो की जय क्यों कर रहे हैं? अनुपात क्यों लाए हम? अनुपात क्यों लाए? अनुपात, है ना, अनुपात क्यों लेके आए हम? जबकि 1400 1500 अलग अलग पड़े ना। राम ने व्यापार में 1400 रुपए लगाए, श्याम ने 1500 रुपए लगाए, क्या दिक्कत थी? क्यों 1400 1500 को 14:15 बदलना पड़ा? क्यों अनुपातों में गए? कुछ तो है ऐसा, वो क्या खास है जो अनुपात को लेके आता है? वही क्लियर, समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई कि अनुपातों की महिमा क्या है? ये है अनुपातों का कमाल। अनुपात कांस्टेंट रहते थे, है ना। ये रेशियो की कमाल की बात है। दिक्कोजाओं के गुण, दिक्कोजाओं की कमाल की बात यह है कि अगर आपको दिक्कोजाएं पता है, अगर आपको दिक्कोजाएं पता है तो दिक्कोजाओं से आप किसी रेखा की दिशा निकाल सकते हैं। दिशा मतलब उसके कोण निकाल सकते हैं। कोण निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको दिक्कोजाएं पता है तो इसका मतलब आपको कॉस अल्फा पता है, आपको कॉस बीटा पता है, और आपको कॉस गामा पता है। क्योंकि दिक्कोजाएं तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होती है। और फिर हम अगर कॉस अल्फा बराबर एल है तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि ये रेखा एक्स एक्स से कितने का कोण बनाती है, वाई एक्स से कितने का कोण बनाती है, जेड एक्स से कितने का कोण बनाती है। दूसरी बात और एक अच्छी चीज है कि अगर हमें दो दिक्कोजाएं पता है तो हम तीसरी दिक्कोजा निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों दिक्कोजाएं एक रिलेशन से बंधी हुई है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। यानी अगर हमें दो दिक्कोजाएं पता हो गई तो हम तीसरी दिक्कोजा निकाल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। यानी अगर हमें दो कोण पता है, अल्फा और बीटा, तो तीसरा कोण निकल जाएगा। तो ये दिक्कोजाओं का गुण है, ये खास बातें हैं। एक तो दिक्कोजाएं आपको पता है तो आप कोण निकाल सकते हैं तीनों, और दो कोण पता है तो तीसरा कोण भी निकाला जा सकता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक्कोजाएं एवं दिक् अनुपात। तो बस करना क्या है, जो कि बता चुके कि आपको दो बिंदु पकड़ने हैं किसी भी लाइन पर, किसी भी लाइन पर दो पॉइंट्स लेने हैं, दोनों के प्रक्षेप निकालने हैं, क्योंकि प्रक्षेप दिक् अनुपात होते हैं। फिर लंबाई का भाग दे देना है ना। और दिक् अनुपात जब भी आप बनाएं तो ब्रैकेट का यूज ना करिएगा, क्योंकि ब्रैकेट का यूज करने का से ये लगेगा कि आप बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं, और ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये समझा जाएगा कि आप दिक् अनुपात निकाल रहे हैं।
ब्रैकेट यूज ना करें, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे मिसलीड करेगा। जब अगर ब्रैकेट यूज करोगे तो हमें लगेगा, पढ़ने वाले को आपके अलावा कोई और पढ़ेगा तो उसको ये लगेगा कि आप निर्देशांकों की बात कर रहे हैं, जबकि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम ये समझेंगे आप दिक् अनुपातों की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिक् अनुपात भी 3 होते हैं और निर्देशांक भी 3 होते हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बना रहे ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट। इनमें फिर लंबाई का भाग दे दो, है ना, इनमें लंबाई का भाग दे दो। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। एक रेखा है, उसकी दिक्कोजाएं जो निर्देशों के साथ समान कोण बनाती है तो क्या होंगी। एक रेखा है, यूं समझिए, एक रेखा है जो अक्षों के साथ, निर्देशीय अक्ष मतलब एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स के साथ समान कोण बनाती है, बराबर कोण बनाती है, तो उसकी दिक्कोजाएं क्या होंगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन ने कहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा समान कोण बनाती है, यानी अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा, और ये बराबर है, तो दिक्कोजाओं में किसी भी रेखा की दिक्कोजाओं में संबंध होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। बीटा की जगह भी अल्फा आ जाएगा, गामा की जगह भी अल्फा आ जाएगा, तो ये आपका बन गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया आपका 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 कोस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। कोस अल्फा आपकी दिक्कोजा होती है, तो एक दिक्कोजा ये आ गई। अब अल्फा बीटा गामा बराबर है, तो इसी प्रकार कॉस बीटा भी यही आ जाएगी, यही कॉस बीटा हो जाएगी, यही कॉस गामा हो जाएगी, तो तीनों यही हो जाएगी, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। सही है, क्या कहते हो। एक रेखा के दिक् अनुपात ये हैं, तो बताइए इसकी दिक्कोजाएं क्या होंगी, दिक्कोजाएं बताइए। तो आप इनको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना, पहले तो आप इनको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा कट कुटा करके हल्का कर लो इनको, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है, इन नंबरों को हम छोटा कर लेते हैं। जैसे दिक् अनुपात है ना, अनुपातों में यही मजेदारी है, क्योंकि ये अनुपात है ना, ये अनुपात है, दिक् ये निर्देशांक नहीं है कि आप काट नहीं सकते, जो है वही रखने पड़ेंगे, ये निर्देशांक नहीं है, ये दिक् अनुपात है। तो दिक् अनुपात है तो इनको काट के छोटा किया जा सकता है, अगर कटते हैं तो, अगर कटते हैं तो आप इनको छोटा कर सकते हैं, जैसे 2 पे कट रहे हैं तो काट लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, -9
है ना। ये हमें विशेष अधिकार मिला हुआ है क्योंकि ये दिक् अनुपात है ना। अगर ये निर्देशांक होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर ये लोग निर्देशांक होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। -9, 6, -2। अब इनमें क्या करना है, भाग दे दो। ये हो गया हमारा ए बी सी। भाग देने, वर्गों के योग का भाग देने पर -9 बटा कितना हो जाएगा, वो इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 121, 121 का 11, ये 11 हो गया। तो माइनस का 9 बटा 11 -2 बटा 11, तो ये आपका आंसर हो गया। -9 बटा 11, 6 बटा 11, -2 बटा 11। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? क्या कहते हो, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, आज जयश्री भी है, आज राकेश भी है। जयश्री, राकेश, आज आदित्य भी आए हैं। बीच में कहाँ चले जाते हो यार ऐसे? हाँ, धर्मेंद्र भी आया है। यार लगातार रहने की कोशिश करो ना। देखो, हम लगातार हैं, आप लोग भी लगातार आने की कोशिश करो। मान लो कोई परिस्थितियां अलग है तो बात अलग है, लेकिन जहां तक कोशिश हो सके लगातार आया करो। अलग अनुभव होता है, अलग चीजें होती है, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनती है। आते हो फिर अच्छा लगता है, और फिर नियमितता बन जाती है हमारी। पढ़ने का एक ट्रैक बन जाता है। इतना आज पढ़ लिया, अब इतना कल पढ़ेंगे, अब इतना कल पढ़ेंगे, एक बन सा जाते हैं, है ना। कोशिश करो। अब कम से कम चलो मान लो 2.0 छोड़ो, 3.0 में तो अब कोशिश करो कि लगातार रहो। सबसे बड़ी चीज यही करो कि लगातार रह सको। नहीं, नाम पता चलते हैं मुझे। तो दो रेखाओं के बीच का कोण, तो मान लीजिए दो रेखाएं हैं अलग अलग, उनके बीच का कोण निकालना है। एक रेखा और एक दूसरी रेखा। अब यहाँ पे दिक् अनुपात हमारी मदद करेंगे इनके बीच का कोण निकालने के लिए। ये पहली रेखा मान लो, इसके दिक् अनुपात है A1, B1 और C1। और ये दूसरी रेखा है, इसके दिक् अनुपात है A2, B2 और C2। A1, B1, C1, A2, B2, C2। तो इनके बीच का कोण, देखो कोण भी दो होंगे। एक कोण तो ये वाला होगा, इनके बीच में ही है ये कोण भी, और ये कोण भी इनके बीच में ही है। तो अब हम इन दो कोणों में से किसको कोण बोल रहे हैं? तो जो 90 से छोटा है, जो न्यून कोण है ना, उसी कोण को कोण माना जाता है नॉर्मली। वैसे तो दोनों ही कोण होते हैं, लेकिन ज्यादातर किताब वाले प्रेफर करते हैं जो न्यून कोण होता है, मतलब जो कोण 90 से छोटा होता है, उसी कोण को दो रेखाओं के बीच का कोण माना जाता है। अधिक कोण को कम प्रेफरेंस दी जाती है। देखो कोण दोनों ही है ना, लड़ाई मत करना, कोण दोनों ही है। लेकिन अब हमें एक को चूज करना हो, है ना, जैसे मैं अपने बच्चे से कई बार उसको कंफ्यूज करने, पता तो किससे ज्यादा प्यार करता है, पापा से या मम्मी से? तो वो डिप्लोमेटिक है, तो वो कहता है दोनों से। फिर मैं उसको प्रेशर डालता हूँ, एक का नाम बता, एक बता। तो अब वो फंस जाता है कि किसका भी बोला, क्योंकि दोनों तरफ से फायदे मिलते हैं। मम्मी के अलग फायदे हैं, पापा के अलग फायदे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे किसी का भी नाम लेता हूँ तो फिर दूसरा नाराज हो जाएगा। तो सेम वही कहानी यहाँ पे फंस जाती है। दोनों ही कौन है, बाय डिफॉल्ट दोनों ही कोण है। ये भी कोण है, ये भी कोण है। बताओ कौन क्या गलती है? लाइन 1 लाइन 2 के बीच का कोण ये भी है, लाइन 1 लाइन 2 के बीच का कोण ये भी है। तो फिर दो में से एक को किसको प्रेफरेंस दे? जवाब है प्रेफरेंस तो वैसे किसी को नहीं देना चाहिए। कायदा तो ये कि दोनों ही कोण कोण है, वो भी कोण है, वो भी कोण है, और दोनों का जोड़ 180 है। हाँ, इतना कंफर्म है, दोनों का जोड़ 180 है। तो हम क्या करते हैं कि ठीक है भाई, न्यून कोण होगा तो उत्तर प्लस में आता है, क्योंकि न्यून कोण मतलब 90 से छोटा कोण। अब 90 से छोटा कोण में क्या होता है, आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा सब प्लस होते हैं। तो और हमें प्लस थोड़ा ज्यादा पसंद है, अगर देखा जाए तो हमें प्लस थोड़ा ज्यादा पसंद है, तो हम प्लस के साथ चलते हैं। तो बस यही एक छोटा छोटा कारण है, घटिया कारण है, हटा सकते हो आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अगर ऑप्शन देखते हैं हम ज्यादातर तो न्यून कोण को ज्यादा वो तवज्जो देते हैं कि न्यून कोण ही ठीक है, प्लस का है, दिक्कत कम होगी, है ना। वरना ये फंसने वाला, अगर आप किसी एक को पूछोगे कि किसको कोण बोलते हैं तो जवाब है दोनों को ही बोलते हैं, है ना। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं, अगर दोनों ही 90 हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ही 90-90 हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई लड़ाई नहीं है, फिर कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो तब है ना, दो है तो न्यून कोण को प्रेफरेंस आमतौर पे ज्यादा दिया जाता है और अधिक कोण को कम दिया जाता है। कोण दोनों ही होते हैं लेकिन प्रेफरेंस की बात है। तो कोण निकलता कैसे, कॉस थीटा, इनके बीच का कोण कॉस थीटा, आप दोनों निकाल सकते हैं प्लस माइनस का चिन्ह लेके, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ठीक है। अगर ये दिक् अनुपात दिक्कोजय हुए तो, है ना, यदि दिक् अनुपात दिक्कोजय हुए तो इनके वर्गों का योग 1 होगा। अगर ये दिक् अनुपात दिक्कोजय है तो क्या होगा, तो आपके A1 का, अगर है तो, नहीं है तो पढ़ा तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दिक्कोजय है तो A1 B1 C1 का स्क्वायर बराबर 1, A2 B2 C2 का स्क्वायर बराबर 1, तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 होते ही आपका cos थीटा बराबर हो जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2, क्योंकि ये नीचे वाले एक एक हो गए। और इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि दिक्कोजाओं के लिए LMN का यूज करते हैं, लेकिन है ना, दिक्कोजाओं के लिए वो कहते हैं यार LMN यूज करो ताकि फिर ये कंफ्यूजन ना हो कि, है ना, विशेष है तो थोड़ा सा विशेष बनाई दो, नाम ही विशेष रख दो ताकि हमें पता हो कि आप LMN। लेकिन अभी इतना है कि किताबें बोलती है दिक् अनुपात, है ना, अब दिक्कोजाएं बोलती है तो वर्गों का योग 1 होना चाहिए ना। अब वो कंफ्यूजन से क्रिएट कर देते, किताबें भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते, किसी को दिक्कोजाएं बोल देती है, पता चलता है वर्गों का योग 1 है ही नहीं। और या फिर क्या करते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं, LMN नाम यूज कर देते हैं। अब LMN यूज कर रहे हो तो फिर उनका वर्गों का योग 1 होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। गणित में भी एक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये दिक्कोजाओं वाला। LMN बोल रहे हैं लेकिन वर्गों का योग 1 नहीं आ रहा, LMN बोल रहे हैं लेकिन वर्गों का योग 1 नहीं आ रहा, तो फिर वो कहते हैं इससे अच्छा छोड़ रहे, दिक् अनुपाती पकड़ लेते हैं, वर्गों का योग 1 आया। अब ये वाला फॉर्मूला है, 1 आएगा तो भी काम करेगा और 1 नहीं आएगा तो भी काम करेगा, तो जो भी है देखा जाएगा, सीधा यही लगा दो। इसलिए वो इस चक्कर में नहीं पड़ते, है ना। ये थोड़ा सा एक बीच में गलत, जो कि गलती नहीं है, वो एक तरह से देखा जाए तो आप अगर नाम दे रहे हैं तो फिर आप उसकी, जब उसको दिक्कोजाएं कहा है तो फिर इसके अर्थ को भी रखो। आप या तो दिक्कोजाओं के लिए LMN, अब कई किताब वाले क्या करते हैं LMN दिक् अनुपात के लिए भी यूज कर लेते हैं, वो कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए ज्यादातर आप फोकस करो दिक् अनुपातों पे, बस झंझट ही खत्म, तो ये कंफ्यूजन, छोटी मोटी कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। अब यहाँ प्लस का चिन्ह लोगे तो आपका न्यून कोण आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लोगे तो आपका अधिक कोण आपको मिल जाएगा। अब इसमें शर्त लगा ले समांतर होने की और लंबवत होने की। अगर समांतर तो समांतर है इसका मतलब दिशा एक है ना। अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनकी दिशा एक है, दिशा एक है तो दिक् अनुपात एक है, क्योंकि दिक् अनुपात कौन है, दिशा ही तो है। अगर दो रेखाओं की दिशा एक है तो मतलब दिक् अनुपात एक है, मतलब दोनों के अनुपात एक है, तो दोनों के अनुपात एक है तो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। देखो अनुपातों को आप ऐसे बराबर नहीं करते कि पहला पहले के बराबर है, क्योंकि अनुपातों में गुणा होके भी आता है। जैसे 1:2 है और 2:4 है, बराबर है या नहीं है, बराबर है ना। 1:2 और 2:4 बराबर है या नहीं, बराबर है। लेकिन क्या 1 = 2 है, क्या 2 = 4 है, नहीं। अनुपातों की तुलना ऐसे नहीं होती कि पहला पहले के बराबर है दूसरा दूसरे के बराबर है। अगर दो अनुपात बराबर है तो उन्हें कहा जाता है समानुपात। इन दोनों का अनुपात वही आना चाहिए, A/B बराबर आना चाहिए C/D, या फिर C को यहां ले आओ B को यहां ले आओ तो A/C बराबर आना चाहिए B/D। अनुपातों को ऐसे चेक किया जाता है। जो हमें वर्ड पढ़ते हैं ना समानुपात, समानुपात का मतलब होता है दो अनुपातों की तुलना करना,
और अगर वो बराबर है तो समानुपात, मतलब ये अनुपात समान है। अब अनुपातों में आप ये नहीं कह सकते पहला बराबर पहला, दूसरा बराबर दूसरा, तीसरा बराबर तीसरा, क्योंकि एक ही अनुपात के करोड़ों रूप है। करोड़ों क्यों, अनंत रूप है। एक ही अनुपात के अनंत रूप है। जैसे 1:2 को 2:4 भी लिखा जा सकता है, 3:6 भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पे सीधा पहले से पहले की तुलना नहीं कर सकते, पहला बराबर पहला, दूसरा बराबर दूसरा, तीसरा बराबर तीसरा, ये संभव नहीं है। तो फिर क्या करना होता है, अनुपात निकालें, इन दोनों का अनुपात बराबर, अगले दो का अनुपात। अगर अनुपात बराबर है मतलब समानुपात है, तो फिर बराबर है ना, समझ आ गई। तो दो रेखाएं समांतर है, इनका मतलब दोनों की दिशा एक है। दोनों की दिशा एक है, दिशा कौन, दिक अनुपात, तो दिक अनुपात एक है, दिन अनुपात एक है। तो अनुपातों को बराबर कैसे चेक करते हैं, उनका अनुपात निकाल के। ठीक है, अब आ जाते हैं लंबवत होने की शर्त। बात समझ में आई नहीं आई है, क्या कहते हो, बात समझ में आई या नहीं आई। लंबवत होने की शर्त, लंबवत होने का मतलब है थीटा का मान 90 होगा। दो रेखाएं लंबवत होगी तो थीटा 90 होगा। थीटा 90 होगा तो कॉस 0 होगा। वज्र गुणा करके ये उधर चला जाएगा, आपके पास बचेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर में 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये होगी लंबवत होने की शर्त। देखो ये चीज, आप पता है एक्सक्यूज निकालने की कोशिश मत करो। आप पता है आपको बहुत सारे रिजल्ट बहुत छोटे समय में चाहिए। दिक्कत ये है, आपको दिक्कत ये है कि हमें बहुत सारे रिजल्ट चाहिए, हमें शानदार होना है, हमें जबरदस्त होना है, और होना कितने में, छोटे से टाइम में, छोटे से समय में बेहतर होना है। आप एक बार नियमित होके तो देखो, एक बार आप लोग पागल हैं क्या। आप एक छोटा सा एक क्लिप भी चलती है रोनाल्डो की, तो रोनाल्डो उसमें एक ही बात कहते हैं। रोनाल्डो कहता है कि आप लोगों को लगता है कि हर कोई रोनाल्डो बनना चाहता है, जो भी फुटबॉल में है जो बढ़िया है, तो वो रोनाल्डो बनना चाहता है। लेकिन पता है रोनाल्डो क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि रोनाल्डो नीड्स डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन आपको चाहिए। आपको क्या लगता है जिम जाना पसंदीदा काम है, नहीं। हर दिन जब बंदा उठता है जिम के लिए तो परेशान हो जाता है। हर बंदा जब ट्रेनिंग के लिए उठता है तो परेशान हो जाता है। हजारों ख्याल आते हैं कि कैसे इसको अवॉइड किया जाए, कैसे इसको टाला जाए, कैसे इसको छोड़ा जाए। ये कह सकता है मैं अच्छा इंप्रूव नहीं हो रहा, मैं बढ़िया एथलीट नहीं बन पाऊंगा, मैं बढ़िया फुटबॉल। ये दिमाग के द्वारा रचा हुआ माया जाल है। कैसे ना कैसे वो आपको उस नियमितता से रोक ले जो आप रोज करते हैं। हर रोज ये बढ़ता चला जाता है, ये बर्डन बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस बर्डन को पार करके जो जाता है ना, वही आदमी बड़ा होता है। सबके बाद मेरे भी आता है, सुबह सुबह उठता हूँ, क्या पढ़ा है, रिकॉर्डिंग पढ़े है ना, वीडियो पढ़ाने की क्या जरूरत है, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़े है ना, यही चीज तो पढ़ाऊंगा। कल पढ़ाई थी वही चीज वापस पढ़ाऊंगा, पढ़ाने की क्या जरूरत है, रिकॉर्डेड वीडियो पढ़े। तो कारण मेरे पास भी हजार है नहीं पढ़ाने के। लेकिन फिर एक ही बात है, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, नियमितता नहीं तोड़नी, रेगुलरिटी नहीं तोड़नी। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन आपको सब दे देगा, डिसिप्लिन आपको सब दे देगा। और ये जो ना कि मैं बढ़िया नहीं हो रहा और मुझसे सवाल नहीं आ रहे, ये उसके एक्सक्यूजेज है ताकि नियमितता को तोड़ा जा सके। अच्छा ठीक है, चलिए मान लें नियमित नहीं आए, तो क्या सवाल सॉल्व होने लग जाएंगे। आप यहाँ क्लास में नहीं आए, क्या सवाल सॉल्व होने लग जाएंगे आपसे, नहीं। फिर इसको तोड़ने का क्या मतलब हुआ। मतलब इसको तोड़ना है इसलिए वो कारण ढूंढा है कि मुझसे सवाल नहीं हो रहे तो क्लास लेके क्या करूंगी, या क्या करूंगा, ऑनलाइन क्लास लेके करेंगे क्या, जब सवाल ही सॉल्व नहीं हो रहे। मतलब मिल गया कारण, मिल गया बढ़िया कारण। एक साल, जबकि मैं जब भी आप कोर्स लेते हो तो मैं शुरुआत में कहता हूं कि एक बार तो जज करना ही बंद करो कि मुझसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप तो सिर्फ अपने आप को यह साबित करके दो कि आप नियमित है, आप रेगुलर क्लास लेने में सक्षम है, आप कैपेबल है डेली क्लास लेने के। बस अपने आप को यह प्रूफ कर दो, और फिर एक साल बाद में चेक करवा लेना मुझसे, गारंटी देता हूं। एक साल ये जोड़ बाकी बंद कर दो और एक साल पढ़ के दिखा दो मुझे नियमित, और एक साल बाद बात कर लेना। 365 के बाद में 366 दिन मुझसे बात कर लेना, आप में बड़ा बदलाव आया या नहीं आया, और मैं जिम्मेदार हूं। उसके बाद मैं जिम्मेदार हूं। अगर उसके बाद आप बेहतर नहीं होते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं। बस आप 365 दिन जोड़ बाकी बंद करिए और नियमितता साबित करिए कि आप नियमित है, और गारंटी मेरी मैं ले रहा हूं, लिखवा लो चाहे कहीं पे। आप 365 दिन नियमित होकर तो दिखाओ। तो दिक्कत पता, 365 दिन नियमित छोड़िए, 30 दिन में ही जोड़ बाकी करके कुछ ऐसा निकाल लो जिससे स्किप किया जा सके, इस गेम से बाहर आ सके। हर कोई के साथ यही प्रॉब्लम है, वो इससे बाहर आना चाहता है।
अब उसके लिए वो कारण ढूंढ रहे हैं, मैं बेहतर नहीं हो रहा, मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मेरे उसमें नंबर नहीं आ रहे, मेरे उसमें नंबर नहीं आ रहे। अरे 5 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने में, साल भर तो देखे देखो, और थोड़ा बहुत तो बेटर हुए होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा आप जैसे आए थे वैसे ही पढ़े, बेटर तो हुए हैं, पर उतने बेटर नहीं हुए। उतना बेटर कोई रातों रात बेटर थोड़ी होता है, कोई महीने 2 महीने में बेटर थोड़ी होता है, समय लेता है। 1 साल दीजिए तो सही, एक बार 1 साल तो दीजिए। 1 साल दिए पहले ही मुझे जोड़ बाकी शुरू हो गए। और दूसरा, चलो और दूसरा कारण बताते हैं, कैसे पता चला कि आपका कंपटीशन पास नहीं होगा? चलो उसका और बता दीजिए, क्या आधार है आपके पास? ये जो आपके द्वारा मिथोलॉजी बनाई गई है कि मैं बेहतर नहीं हुआ, मुझसे सवाल नहीं हो रहे, तो ये कैसे पता चला आपको? बोला हम सवाल निकालते हैं, नहीं निकलते। तो इसका मतलब दुनिया में शायद कोई और है ऐसा जो सवाल निकालता है और उससे निकल जाते हैं। कोई मिला आपको ऐसा? कोई ऐसा मिला अभी तक जो ये कहता है कि मुझे सवाल ला दो, मैं करके आपको भेज दूंगा? कोई मिला? कितने लोग हैं ऐसे जिनको आप सवाल देते हैं, वो करके आपको पकड़ा देते हैं? यहाँ पे हम वो नहीं ढूंढ रहे हैं कि जिसको सारे सवाल आते हैं। यहाँ पे हम उस परीक्षा उस बच्चे को ढूंढ रही है जिसको बाकी सबसे अच्छा आता है। उसको नहीं ढूंढ रही है जिसको 10 में से 10 आते हैं। क्या आपकी आरपीसी सेकंड ग्रेड ऐसे बच्चे को ढूंढ रही है जिसको 10 में से 10 आते हो, या आरपीसी उस बच्चे को ढूंढ रही है जिसको 10 में से 3 या 4 आते हो? आरपीसी 3-4 को ढूंढ रही है और आप 10 में से 10 को ढूंढ रहे हो। तो मतलब आप में कितना गैप है, आपके लॉजिक में कितना गैप है वो देखो। आप ढूंढ रहे हो 10 में से 10 वाला बच्चा बनना चाहते हो, आरपीसी ढूंढ रहे 10 में से 3-4 वाला। हुआ नहीं हुआ? 2022 का एग्जाम देख लो, यही प्रॉब्लम है ना। और अगर किसी ने समय दिया है, किसी ने समय दिया, मुझे बता दो यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने समय नहीं दिया और वो बेहतर ना हुआ हो तो बता दो। लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे दिमाग से हार जाते हैं। फाइनली हम हमारे दिमाग से हार जाते हैं, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। दिमाग से हार गए तो हार गए, और दिमाग ने अपना गेम रच लिया। दिमाग को गेम चलाना था, गेम ने दिमाग चला लिया, अब हो गया काम, फिर गए आप आउट। ये सारा आपका ट्रैप है। ये आपके दिमाग, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत लॉजिकली तार्किक हो रहा हूं, नहीं, ये आपके दिमाग का खेल है जिसने आपको फंसा के गेम से आउट करवा दिया। और आप रेगुलर रह के देखो। चलो आगे समतल, समतल अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास को यहाँ विराम देते हैं। सारा नियमितता का कमाल है। मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो अपने जीवन में जितनी चीजों के बारे में बात करता हूं, और मैंने जिसको भी देखा, चाहे आप विराट कोहली को देख लीजिए, विराट कोहली तो मानते हैं, क्रिकेट जिनको पसंद है विराट कोहली को मानते हैं। जाके पता करिए कि विराट कोहली का जो भी ये बड़े प्लेयर बने हैं या जितना अद्भुत प्रदर्शन किया, उसके पीछे क्या मिलेगा आपको? आपको एक ही चीज मिलने वाली है, वह है डिसिप्लिन। हर किसी आदमी ने अपने जीवन में अगर कुछ अचीव किया है तो एक ही सुपर पावर है इस धरती पे, वो है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और इसके लिए सबसे ज्यादा लड़ाई जिससे करनी पड़ती है वो है अपने आप से। आप मन गढ़ंत कहानियां बनाते हैं, आप मन में चीजें बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कैसे ना कैसे करके आप उस ट्रैप से बाहर आ जाए। वो बर्दाश्त नहीं होता। वरना मैं मानता ही नहीं हूं कभी कोई बच्चा कमजोर है या होशियार है। एक बच्चा कितना भी कमजोर है, एकदम कमजोर ले आइए आप, एकदम कमजोर है, ऐसा जो धरती के चिपका पड़ा है, उसको ले आइए, उसको 2 साल पढ़ने दीजिए कंटिन्यू। 2 साल बाद में वो एग्जाम क्रैक कर जाएगा। 2 साल बाद में वो एग्जाम क्रैक कर जाएगा। लेकिन पता क्या होगा, वो 2 साल टिक ही नहीं पाएगा। दिक्कत ये है कि वो 2 साल टिक ही नहीं पाएगा। वो कहीं ना कहीं महीने, 2 महीने, 15 दिन में बाहर निकल जाएगा। कुछ ऐसा निकाल लेगा, कुछ ऐसा कारण ढूंढ लेगा जिससे वो गेम से बाहर आ सके। बस काम खत्म। हाँ, सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है। तो ये वो तो बता रहा हूँ, मन के झांसों में पड़ जाते हो आप लोग, जल्दी से आ जाते हो, फिर से अपने दिमाग के झांसे में फंस जाते हो। दिमाग आपको ट्रैप कर रहा है, दिमाग आपको फंसा रहा है कि कुछ ऐसा ढूंढ के दे रहा है वो आपको, जिससे आपको लगे कि आप लॉजिकल हो गए और बाहर निकल जाते हो। वो बाहर निकालना चाहता है आपको गेम से। यही तो लड़ाई है। बाकी लड़ाई किस बात है? ये परेशान करने वाली चीजें हैं क्या? इसको अगर कोई 2 दिन 3 दिन पढ़े, नहीं आएंगे ये। 4 दिन पढ़े, नहीं आएंगे। 5 दिन पढ़े, नहीं आएंगे। आएंगे आएंगे ये। लेकिन किसको नहीं आएंगे? जो पहले ही छोड़ के निकल जाएगा। ये सवाल केवल उसी बच्चे को नहीं आएंगे जो छोड़ के निकल जाएगा। मान लीजिए पहले दिन नहीं आए, ठीक, दूसरे दिन नहीं आए, ठीक, तीसरे दिन नहीं आए, चौथे दिन नहीं आए, 5वें दिन नहीं आए, छठे दिन नहीं आए। आप मानते हैं ना कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन ये आपको आने लग जाएंगे। अच्छा, किसको नहीं आएंगे? जो बीच में छोड़ के चला जाएगा। सिर्फ उसी बच्चे को नहीं आएंगे जो बीच में छोड़ के जाएगा। लेकिन अगर कोई टिका रहा तो ये आज नहीं तो कल टूटेंगे। लेकिन वही बात है, कौन इतना दिन देना चाहता है? वही तो कहानी है, हर कोई अपने इस जाल में फंस जाता है और बाहर चला जाता है। ठीक है, चलो। और बाकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी रहेगी। आप नहीं पढ़ पाए, आप नहीं कर पाए, तो इसका मतलब मैं आपको समझा नहीं पाया, है ना।
आप अपने दिमाग से हार गए और मैं आपको उसमें मदद नहीं कर पाया। ज्यादातर कारण यही रहता है। और ये चीज, दूसरा ये चीज, मुझे एक बात बताइए कि क्या आप ये उम्मीद करते हैं, आज मुझे उम्र हो गई, आधी से ज्यादा उम्र मैंने पढ़ाने में निकाली है, मैं सच्ची बताऊं, क्या मैं इतना कॉन्फिडेंस हूं गणित को लेके? नहीं है हम कॉन्फिडेंस। और गणित में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। विज्ञान में मैंने आपको नोबेल प्राइज वालों की ये भी कहानी सुनाई थी, किसी भी नोबेल प्राइज विनर से जाके मिलिए, वो यही कहेगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सीख रहा हूं। ज्ञानी आदमी होने का मतलब यही होता है, आपको कभी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आप ज्ञानी नहीं हो सकते, और ज्ञानी हो गए तो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। कैसे आ जाएगा ज्ञानी आदमी को? उसे ज्ञान प्राप्त है और उसे पता है कि ज्ञान अथाह है, और अथाह चीज को कोई कैसे कवर कर सकता है। तो अगर ज्ञानी हुआ तो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता, और कॉन्फिडेंस आया तो फिर ज्ञानी नहीं हो सकता। तो आप किस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं? और जिस दिन वो कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप ज्ञानी नहीं बचे। और ऐसे ही होता है। और मैंने पहले ही कह दिया, 10 में से 10 सवाल तो हमें करने ही नहीं है, हमें 10 में से 4 करने थे खाली। 10 में से 4 करने थे, उन 4 में से भी एक टीचिंग मैथोलॉजी का था, एक पेडागोजी का था। तो मैथ्स के तो 3 ही करने थे। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं। आप लगे रहिए, बस लगे रहिए, मत सोचिए ज्यादा, मत सोचिए, ये अपने आप में सारे काम हो रहे हैं। अगर आप लगे पड़े हैं ना, तो सारी चीजें अपने आप में हो रही है। लेकिन दिमाग वही है ना, दिमाग का मकड़ जाल, वो घुमा घुमा के यूं, देख वो तेज से, वो सुधांशु ऐसे है, वो टॉपर तो वही है, सीटें तो सारी वही ले जाएगा, 1600 की 1600 सीटों तो वो ले जाएगा, तेरा तो नंबर ही नहीं आएगा। ऐसी कहानियां बना लो ताकि जल्दी से आई एम आउट, पीछा छूटे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। हाँ, वो अवतार कह रहा है, इंग्लिश में जिसकी 50वीं रैंक आई थी, वो लास्ट तक ये कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 50वीं रैंक आने वाला लास्ट तक ये सोच रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको लगता है जो टॉपर होता है ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होता है? जो टॉपर होता है, चाहे आरबीएससी का टॉपर हो, चाहे बोर्ड का टॉपर हो, जब तो टॉपर बंद हो गए, लेकिन जब टॉपर आता था, टॉपर सबसे ज्यादा चिंतित होता था। उसे यही डर लगता था कि मेरा होगा या नहीं होगा, और लास्ट में वो टॉपर निकलता था। टॉपर टेंशन इस बात में था कि मेरा होगा या नहीं होगा, और पता चलता था बंदा टॉप हो गया। तो ये हमेशा रहता है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा, अवतार कह रहा है मेरा भाई था जिसकी 50वीं रैंक थी, उसको लास्ट तक ये लगता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और वो 50वीं रैंक लेके आया। तो वही तो बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? आप किस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं? मतलब बस कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं गेम से निकल जाऊं, कुछ ऐसा कारण मिल जाए जिससे ये रोज रोज वाली है ना, जो रोज रोज मरने वाला काम है ना, ये बंद हो जाए और मैं निकल लूं। हाँ, अरे वाह, समझदार। वो कह रहा है जो डरता है वही पढ़ता है, और अगर डर बंद हो गया तो फिर पढ़ाई बंद होगी। जो डरता है वही पढ़ता है। ठीक है, बात तो दमदार है। डर बना रहेगा तो पढ़ाई बनी रहेगी। चलो मिलते हैं आप लोगों से।